So very good morning all my dear students. Today we will discuss the back exercise of the chapter Dukh Ka Adhikar. All the students be ready with the pen or pencil and please listen carefully whatever the discussion we will have. फर्स्ट पार्ट है मौखिक। मौखिक जो है वो आपने को दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। दिस इज टू अंडरस्टैंड। आपने इसको नोटबुक पे नहीं लिखना है। सेकेंड पार्ट में क पार्ट जो है, क भाग हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। असाइनमेंट में अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपने करने हैं, राइट। 25 से 30 शब्दों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? यस, ऑल ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड। जिसको इसका आंसर पता है वो अपना हैंड रेज करे। मनुष्य के जीवन में पोशाक का, पहनावे का क्या महत्व है? उसके वस्त्रों का क्या महत्व है? यस, एनीवन? अनम्यूट करिए। मैम आपको अनम्यूट कर देंगे, आप अपने हैंड रेज करिए सभी स्टूडेंट्स। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? नो वन? रमेश गुप्ता, Salil. Okay, Salil give answer. Salil, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. मैम, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, क्योंकि पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हाँ, क्योंकि उसकी पोशाक ही इस समाज में, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति को उसकी हैसियत के जो हैसियत के हिसाब से ही आंका जाता है, तो मनुष्य की पोशाक ही समाज में उसका दर्जा और उसका अधिकार जो है वो तय करती है। और पोशाक के कारण अगर वो उसने अच्छे कपड़े पहने हैं और अच्छी तरह वो तैयार है तो वो उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। पोशाक के कारण उसके लिए जीवन में सारे रास्ते खुल जाते हैं। और अगर उसे कभी कोई अड़चन भी आती है तो पोशाक से उसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है। और पोशाक ही जो है समाज में उसका दर्जा और अधिकार जो है वो तय करती है। तो पोशाक के कारण कभी उसके सभी रास्ते खुल भी जाते हैं। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? यस, बंधन और अड़चन कब बनती है? प्रिद्या। कब बंधन बनती है? पोशाक हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोलती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जब हम जरा सा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। हाँ, उस समय जब कभी अपने से कम हैसियत वाले मनुष्य के साथ बात करना चाहते हैं, उसके दुख को समझना चाहते हैं, तो उस समय पोशाक बंधन बनती है, अड़चन बन जाती है। और अपने आप को व्यक्ति जो है वो उच्च मान बैठता है, अपने आप को ऊंची पदवी पर मानता है और उसे लगता है कि अगर वो झुककर किसी के दुख के बारे में पूछेगा, उसकी अनुभूति को समझेगा, तो शायद उसका दर्जा इस समाज में कम हो जाएगा। तो इस तरह उस ऐसी परिस्थिति में उसकी पोशाक बंधन और अड़चन मालूम पड़ती है और वह किसी के दुख को समझने में संकोच का अनुभव करता है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? श्रेय थापर। श्रेय, स्पीक आउट। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि सारे लोग उसके बारे में बुरा कह रहे थे और उसके वस्त्र अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उसे लगा कि झुककर उसके दुख पूछने से उसकी अपनी हैसियत समाज में कम हो जाएगी। इसलिए वस्त्रों के कारण वह स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया।
हाँ, क्योंकि जब लेखक ने देखा कि वह स्त्री फुटपाथ पर बैठी हुई है और बहुत अधिक फफक कर रो रही है, लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तो उस समय लेखक जो था वो थोड़ा हिचकिचाया कि अगर वह उसके बारे में पूछेगा कि क्यों, कौन ये स्त्री को क्या दुख है, तो शायद लोग उसका बुरा मान जाएंगे। तो वह चाहता भी था कि वह उसका हालचाल पूछे, उसके दुख को जाने, परंतु वह उस समय संकोच करता क्योंकि लोग उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, और इसलिए चाहते हुए भी वह चाह रहा था कि उसके दुख को के बारे में कर भी वह उसके होने का कारण नहीं जान पाया। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ. द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड ओनली दैट स्टूडेंट हैव टू अनम्यूट. भगवाना अपने परिवार का निर्वाह मतलब गुजारा कैसे करता था? भगवाना अपने परिवार का निर्वाह यानी कि गुजारा किस प्रकार किया करता था? यस हर्षित, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. कैसे निर्वाह करता था, गुजारा कैसे करता था? भगवाना अपने परिवार का निर्वाह 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके करता था. वह खरबूजों की डलियां को बाजार में बेचता था. हाँ, मंडी में जाकर वो सब्जी और खरबूजे जो है वो मंडी में जाकर फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था उसे और अपना गुजारा करता था, और माँ भी उसके कार्य में सहयोग करती थी, और इस तरह दोनों मिलजुल कर परिवार का निर्वाह करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? यस, क्यों चल पड़ी खरबूजे बेचने जबकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी? Yes. Himanshi, can you give the answer, Himanshi? लड़के की मृत्यु के बाद दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि उसकी बहू बीमार थी और घर में खाने का कोई अन्न नहीं था. हाँ, लड़के की मृत्यु के अगले ही दिन बुढ़िया माँ जो है वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है. क्यों? क्योंकि उसके पोते जो हैं वो भूख से बिलख रहे हैं, उसकी बहू बीमारी के कारण तड़प रही है, और वह अपने पोते पोतियों की दुख को नहीं देख पाती, और वो जो बहू है उसके इलाज के लिए भी धन चाहिए था क्योंकि उसे बुखार है, घर में पैसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए मजबूरी के वश वह बाजार में खरबूजे बेचने चल पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्रांत महिला की याद क्यों आती है? अंशिका, गिव आंसर. अंशिका. यस मैम. बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट महिला की याद इसलिए आती है क्योंकि वह सोचता है कि एक पोशाक के कारण ही हमारे समाज में कितना फर्क है. वह सोचता है कि उस महिला के पुत्र की भी बेटे यहाँ पर पोशाक की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ तो हैसियत की बात हो रही है, क्योंकि बुढ़िया गरीब है और सम्राट महिला अमीर थी. यहाँ पोशाक की कोई बात नहीं हो रही है. यस सलील, गिव आंसर. सलील, गिव आंसर. यस मैम. इसमें मैम ये बोलने की लेखक के घर के पास जो बुढ़िया थी उसका समाज में दर्जा ऊपर था, और उसके पुत्र वियोग में सब लोग शामिल होकर उसे सहानुभूति भी दे रहे थे, और उसके पास पैसे भी थे जिसकी वजह से वो आराम से घर पर बैठ के पुत्र वियोग कर रही थी. पर ये जो बूढ़ी महिला थी इसके पास पैसे ही नहीं थे. हाँ, लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को जब देखा कि उसका बेटा मर चुका है और वो अगले ही दिन बाजार में आकर खरबूजे बेच रही है, क्योंकि वह दुखी है, उसके घर में कोई भी पैसा नहीं है और घर में पोते पोती भूखे हैं, और उसे देखकर लेखक के मन में उस सम्राट महिला की याद आती है जिसका भी बेटा मर गया था, लेकिन वो 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही. डॉक्टर नर्स उसकी देखभाल करते थे, लेकिन इधर जो बुढ़िया थी उसने अपने पुत्र का शोक एक दिन भी नहीं मनाया था, और उसे एक दिन शोक मनाने का अधिकार भी नहीं मिला था. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द सेकंड ख पार्ट. ये भी आपने नोटबुक पे लिखना है. क और ख दोनों भाग आपने नोटबुक पर करने हैं.
और सभी स्टूडेंट को ये बात क्लियर होनी चाहिए। बाद में आप मैसेज मत करना कि मैम कौन सा पार्ट करना है, मैं वैसे होमवर्क आपको भेजूंगी करने के लिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करिएगा। नेक्स्ट है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या कह रहे हैं, अपने शब्दों में लिखिए। यस रिजुअल, गिव आंसर। बाजार के लोग जो खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या बातें कर रहे थे, क्या कह रहे थे? बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में कई अलग अलग बातें कर रहे थे, जैसे कि उसे बाजार में अपने खरबूजे बेचने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 13 दिन तक अगर घर में किसी की मौत हुई हो तो वहाँ के सारी चीजें अपवित्र मानी जाती हैं, और अगर कोई उसके खरबूजे खरीद लेगा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। सब उसके बारे में ऐसी गलत गलत बातें कर रहे थे। हाँ, खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसे बेशर्म कह रहा था, बेहया कह रहा था, और कोई कह रहा था कि इस औरत की जो नीयत है उसमें ये बदनीयत है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। कोई उसे कमीनी औरत कह रहा था। मतलब लोग जैसा मुंह वैसी बातें, लोग अपनी राय दे रहे थे उसके बारे में, और ये भी कह रहे थे कि इसके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान कुछ मायने नहीं रखता, इसे तो केवल पैसे से मतलब है, और रोटी का टुकड़ा ही इसके लिए सब कुछ है। और एक लाला ने तो एक तरफ थूकते हुए कहा कि अगर ये और इस औरत के द्वारा बेची हुई चीज़ों को कोई आदमी खरीद ले तो उसका धर्म ईमान बिगड़ जाएगा, और इस समाज में क्या अंधकार मच गया है, ऐसी औरत जो है वो बाजार में आकर खरबूजे बेच रही है। तो इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें हो रही थी कि बेटे के मरने के बाद घर में सूतक है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी इसके सामान को किसी को नहीं छूना चाहिए। लोग गंदी बातें उस औरत के बारे में कर रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला था? पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर लेखक को क्या पता चला था? यह सिद्धिमा गिव आंसर। ये सिद्धिमा अनम्यूट करिए। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर क्या पता चला था? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड आस पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर लेखक को ये पता चला था कि जो वो स्त्री थी उसके बेटे की पिछले दिन मृत्यु हो गई थी, और उसके पास अपने बेटे को ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं था, और उसी को खरीदने के लिए वह काम पे गई थी। हाँ, पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर लेखक को ये पता चला कि इस बुढ़िया का एक जवान पुत्र था, और वह जो उसकी उम्र थी वो 23 साल थी। दोनों माँ बेटा सब्जियां उगाकर कछियारी करके बाजार में बेचकर परिवार का निर्वाह करते थे। और जब सुबह सुबह के समय वह खरबूजे तोड़ने गया तो उसे एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और अब उसकी मौत के बाद जो है वो घर का गुजारा चलना बहुत कठिन हो गया था, और मजबूरी के कारण ये बुढ़िया जो है वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आ बैठी है। तो इस तरह उससे लेखक को ये बात पता चली थी। लेखक को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? परनीत गिव आंसर। बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए थे लड़के को बचाने के लिए? बूढ़ी माँ ने अपने लड़के को बचाने के लिए ओझा को बुलाया। उसने अपना सारा आटा अनाज दान कर दिया। कपड़ों के लिए उसने अपने हाथों की चन्नी कन्नी तक बेच दी। हाँ, तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने हर संभव प्रयास किया था। लड़के को सामने डस लिया था, और उसके विष को दूर करने के लिए वह गांव के ओझा को बुला लाई थी, और झाड़ फूंक की गई थी, परंतु फिर भी विष जो था वो नहीं निकल पाया और उसके सारे शरीर में फैल चुका था। बुढ़िया ने हर संभव प्रयास किया कि वह बच्चे को बचाए,
परंतु ऐसा ना हुआ। नागराज की भी पूजा की गई। घर में जो आटा, दाल, चावल, जो भी घर में अनाज था वह सब दान दक्षिणा में चला गया, परंतु इसके बावजूद भी उसका बेटा जो था वह उससे नहीं बचा पाई थी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा किस प्रकार लगाया था? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा किस प्रकार लगाया था? Only few students are raising the hand. Eknoor, can you give the answer? Eknoor, अनम्यूट करिए अपने आप को बेटे। Eknoor, can you give the answer? No? Okay. Shikha, can you give the answer? Shikha. Okay, Sirjan, you give the answer. Sirjan, unmute करो बेटे। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला को याद किया। पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसे कोई होश हवास नहीं था, ना ही कोई जिम्मेवारी थी। उस महिला के दुख की तुलना करते हुए उसे अंदाजा हुआ कि इस गरीब बुढ़िया का दुख भी कितना बड़ा होगा। हाँ, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला को याद किया था और उससे याद आया था कि उस महिला का भी बेटा जो था वो पिछले साल मरा था, परंतु वह उसका शोक जो था वो बहुत 2.5 महीने तक मनाती रही, पलंग पर पड़ी रही। डॉक्टर उसके हमेशा सिरहाने बैठे रहते थे, माथे पर बर्फ की पट्टियां की जाती थी, उसकी हर संभव सेवा हुई थी। लेकिन इस पुत्र शोक को, इस बुढ़िया के द्वारा पुत्र शोक को मनाने के लिए एक दिन भी ना उसे मिला था। तो लेखक ने महिला के दुख की तुलना, इस गरीब महिला के दुख की तुलना संभ्रांत महिला के दुख से की, तो उससे लगा कि इस गरीब बुढ़िया के दुख तो उस संभ्रांत महिला के दुख से बहुत अधिक है। तो इस तरह उसने अंदाजा लगाया कि गरीब बुढ़िया को, बेचारी को तो एक दिन दुख मनाने का भी अधिकार नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट करिए। सार्थक है का मतलब होता है ठीक है। यस, मनकीरत, गिव आंसर। कैन यू गिव? तो ये आप अपने विचार दोगे कि क्या ये जो हेडिंग है, शीर्षक है, वो ठीक है या नहीं। हर्षित, कैन यू गिव आंसर if she is not able to? Anshika, can you give answer? Raise hand bete, participate in the class for the question answers discussion. Ishita, can you give? Yes. Okay, start, hurry up. दुख का अधिकार कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि सभी व्यक्तियों का दुख ज्यादा भारी होता है। उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार है और उनके दुख को देखकर आसपास के लोग भी दुखी ही नहीं होते, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार को दुख से जब कोई गरीब दुखी होता है तो लोग उसका उपहास ही नहीं उड़ाते हैं, बल्कि उसे घृणा भी प्रकट करते हैं। इसलिए ये इस कहानी का शीर्षक समर्थ है। हाँ, इस सार्थक, ये जो शीर्षक है वो सार्थक प्रतीत होता है। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो कि एक तरफ अमीर महिला है, उसके पास धन है, दौलत है, सभी साधन हैं और समय भी है, इसलिए वह दुख मनाती है, लंबे समय तक अपने पुत्र के मरने का दुख मनाती है। और परंतु जो गरीब लोग हैं वो अभागे लोग हैं, उनके पास ना तो धन है ना ही समय है,
और उनके पास अपने दुख को मनाने का अधिकार भी नहीं है। तो इस तरह ये शीर्षक जो है वो सार्थक प्रतीत होता है कि भूख और गरीबी और बीमारी जो है वो इंसान को मजबूर कर देती है, और लेकिन इस समाज में चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, दुख मनाने का अधिकार सबको होना चाहिए, परंतु ये अधिकार गरीबों को नहीं है। नेक्स्ट जो आशय स्पष्ट करना है, दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। अब इसके बाद अपनी ग्रामर बुक निकाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और आप उपसर्ग का टॉपिक निकालिए। सभी स्टूडेंट्स अपने उपसर्ग का टॉपिक, राइट। मे भी अगर आपके पास किसी के पास पुरानी बुक है तो पेज नंबर डिफर हो सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण, चैप्टर नंबर 2। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उपसर्ग, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? पंजाबी में भी आपने अगेतर और पिछेतर किए हैं। आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। आप पहले भी जूनियर कक्षाओं में भी 7th क्लास में भी ये टॉपिक करके आए हो। तो इस उपसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को दोहराएंगे। शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मीन्स आरंभ में जुड़कर, अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दों के शुरुआत में, आरंभ में जुड़कर शब्दों के अर्थ में कोई विशेषता या बदलाव लाने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं होता और स्वतंत्र रूप में इसका कोई महत्व भी नहीं होता। हिंदी में मुख्य रूप से संस्कृत तत्सम शब्द पाए जाते हैं और इसके अलावा हिंदी तथा उर्दू के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपने अब यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग हेडिंग दिया गया है, मार्क करिए अपने बुक के ऊपर। उसके बाद हिंदी के उपसर्ग दिए गए हैं, ये मार्क करिए। फिर उर्दू के उपसर्ग दिए गए हैं। यहाँ तक आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, राइट। यहाँ तक आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप मन में इनको पढ़ोगे। कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट ना करे, केवल आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। अगर हम अ के साथ अ उपसर्ग किसी शब्द के साथ लगाते हैं, मान लो कि शब्द है खंड, खंड के साथ अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो ये बन जाता है अखंड। नाथ के साथ अ का प्रयोग किया जाए तो बनता है अनाथ। था के साथ अगर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है अथा। और भी इस तरह के बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, ये आपने खुद रीड करने हैं, अच्छे से समझने हैं। और जब भी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई शब्द आ जाए, मान लो कि अधर्म शब्द आ गया और आपको दिया जाता है कि उपसर्ग अलग करो, तो आपने अ जमा धर्म लिखना है। अ उपसर्ग, ऊपर हेडिंग बना लो उपसर्ग, अ उपसर्ग और धर्म शब्द। अ के साथ धर्म शब्द मिलकर नया शब्द जो बन रहा है वो बनता है अधर्म। नेक्स्ट है अन्न। अन्न में न के नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है। अन्न जो धातु रूप है, तो इसलिए अन्न प्लस आचार अनाचार, अन्न प्लस पढ़ अनपढ़, अन्न प्लस आदि अनादि, अन्न प्लस मोह अनमोल। ठीक है। अधि, अधि प्लस करण अधिकरण, अधि प्लस कार अधिकार, अति प्लस क्रमण अतिक्रमण। अनु के साथ मिलकर अनुकरण, अनुगामी। अनु होता है पीछे चलना, किसी के पीछे चलना, किसी का अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना। आप कहते हैं तो किसी को फॉलो करना, तो अनुकरण, अनुगामी, अनुकंपा। अनुकंपा कहते हैं दया को। नेक्स्ट है अभी। अभी के साथ, अभी होता है तरफ के सामने, समीप। अभियोग, अभिनेता, अभिमान, इसके साथ नए शब्द बनते हैं। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन या अभाव या विपरीत, उसके उलट। कहते हैं ना, अपव्यय नहीं करना चाहिए, अपकीर्ति, अपमान नहीं किसी का करना चाहिए, अपयश नहीं किसी का फैलाना चाहिए। तो अब का अर्थ होता है बुरा या नीच होना, तो अब के साथ गुण मिलकर अवगुण। गुण के उलट विरोधी शब्द भी होता है गुण, अवगुण।
उन्नति, अवनति, विलोम भी बनता है, तो अव के साथ मिलकर अवनति, अवशेष, अवनत, अवसान शब्द बनते हैं। आ प्लस गमन, आ मतलब तक, पूर्ण रूप से, आगमन, आमरण, आजीवन, जीवन, आजीवन का अर्थ हो गया जीवन भर, आग्रह, आकृति, जो उसका आकृति मतलब उसके चेहरे की शेप है उसे कहा जाता है। उप मतलब होता है छोटा या समीप, उप का अर्थ होता है छोटा या समीप, तो उपमा, उपनिवेश, उपकरण, उपचार ये शब्द बनते हैं। उसके बाद है उत्कर्ष, उत्थान, उत्पत्ति। कु के साथ मिलकर कुरु, प्लीज द स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्चीवियस थिंग्स, प्लीज डोंट डू इट। क्लियर? नेक्स्ट है कु के साथ मिलकर कुरूप, कुकर्म, कुमंत्रणा, कुचाल। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट 72 पेज, चिर के साथ मिलकर चिरकाल, चिरायु, चिरंतर। सृजन नेक्स्ट वर्ड्स आप पढ़िए, जरा अनम्यूट करिए अपने आप को। नेक्स्ट वर्ड्स आप पढ़िए। तत् के साथ मिलकर तत्काल, तत्पर, कंटिन्यू करिए। तत्पश्चात, तत्पश्चात होता है उसके बाद में, तत् का अर्थ होता है उसके जैसा। दुराचार, दुरवस्था, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्बल, दुर्जन, दुर्भाग्य, दुर्गल। नेक्स्ट पढ़ते जाइए। निषेध, निकुष्ट, निरूपण, निवास, नियुक्त, निदान, निवारण। निर्भय, निर्वासन, निर्दोष, निर्वाह, निराश, निर्जीव, निरपराध। ओके, नेक्स्ट। पराजय, पराक्रम, पराधीन, काष्ट्य, परामर्श। परामर्श सलाह मशवरा करना। नेक्स्ट है परी। द स्टूडेंट इज डूइंग दिस, आई थिंक दैट स्टूडेंट्स नेम इज रिकॉर्डेड इन द recording. Please don't do these kind of things. This is such unfair. आप क्लास लगा रहे हो, so please be attentive, be honest towards your work. प्र अधिक या आगे या ऊपर, प्रगति, प्रक्रिया, प्रवाह। प्रति के साथ प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रति होता है विरुद्ध में या सामने या प्रत्येक। वी के साथ, वी का मतलब विशेष या उल्टा या विशेषता। वी के साथ मिलकर नए शब्द बनते हैं, विभाग, विज्ञान, विक्रय, विमुख। नेक्स्ट है सम, प्लीज डोंट शेयर दिस स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट सम, संयोग, अच्छा, पूर्णता। सम का अर्थ होता है संपत्ति, सम्मान, सम्मेलन, संपूर्ण। फिर स के साथ मिलकर फल, सफल बनाता है, सरल, सरस, सरस मीन्स आसान, सरल का अर्थ भी आसान होता है, सजीव, जिसमें जान हो, नए शब्द बनते हैं। नेक्स्ट इज स्व, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वभाव। स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वच्छंद और स्वभाव। नेक्स्ट वर्ड्स है हिंदी के उपसर्ग। अध के साथ मिलकर, अध का अर्थ होता है आधा, अधजला और अधमरा, अधपका। ऊ के साथ है उरिन, उजड़ा। कु के साथ मिलकर कुपात्र, कुख्यात। दू के साथ दुगला, दुस्सह। बिन के साथ बिन देखा। भर के साथ भरपूर, भरमार। स और सु के साथ, स के साथ सपूत, सरल, और सु के साथ सुगम, सुकन्या, सुफल। उसके बाद है कम। कम के साथ मिलकर कमसिन, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। ना के साथ नापसंद। बद के साथ बदकिस्मत, बद का अर्थ होता है बुरा। खुश के साथ मिलकर खुशकिस्मत, खुश का अर्थ होता है प्रसन्न। बे का अर्थ होता है बिना, बेकसूर, बेरहम। ला के साथ मिलकर लापरवाह और लाइलाज। हर के साथ मिलकर हर रोज। हम के साथ मिलकर हम शक्ल, हमदर्द, हमराज। तो यहाँ तक आज आपने कर लेने हैं। असाइनमेंट आपको शेयर की जाएगी और वो असाइनमेंट भी आपने अपनी नोटबुक पर करनी है।